देखो पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें तो अब हम बीसीसी की बात कर रहे हैं। अगर बीसीसी की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि बीसीसी के केस में क्या होता है, एक तो आपके बॉडी के सेंटर में होता है, क्लियर है, किसी यूनिट सेल के, और साथ में क्या होता है, कॉर्नर पे। भाई कॉर्नर पे तो मौजूद रहेंगे ही। देखो एक कॉर्नर पे मौजूद है, और एक क्या होगा, ये बॉडी के सेंटर पे होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, बीसीसी अरेंजमेंट होता है, इसको बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। देखो इसका हमने रेडियस निकाला था, अगर आपको ध्यान हो तो। रेडियस का निकालता बॉडी सेंटर का अपन ने, आर इजिकल टू √3a/4, ये निकाला था अपन ने, है ना। ये अपन उसका रेडियस निकाल रहे थे। और अगर मैं यहाँ पर ए का वैल्यू निकालू तो ए को क्या लिख सकता हूं मैं, 4r/√3, ऐसे लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, यहां से ए का वैल्यू निकाल लिया। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, पैकिंग फ्रैक्शन की। फॉर्मूला क्या था पैकिंग फ्रैक्शन का? भाई जो आपकी रैंक ऑफ सेल है उसको पहले मल्टीप्लाई कर दो। इसका रैंक ऑफ सेल कितना था, 2 था। बॉडी सेंटर का जो रैंक ऑफ सेल है वो 2 होता है। क्लियर है, ये हमको पता है। फिर हमें पता है कि जो हमारा एटम है वो स्फेरिकल होता है, और स्फीयर का क्या होता है, 4/3 πr3। बिल्कुल, πr3। क्लियर है। देखो अब नीचे क्या आएगा हमारा, वॉल्यूम, ए क्यूब को लिख सकते हैं हम लोग। यहां पर क्या आएगा आपका, ए क्यूब की जगह आ जाएगा 4r का क्यूब, है ना। ए का वैल्यू रख दिया मैंने डायरेक्ट, 4r का क्यूब √3 का क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं इसको। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन इजिकल टू 2 × 4 × π × r3, ये ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो √3 × √3 × √3 अपन 4r क्यूब का क्या होगा, 4 का क्यूब कितना होता है अपना, 64, है ना। 64 का आवाज कट रही है? अब सही आ रही है, चलो ठीक है। ठीक है, 4 का क्यूब कितना होता है, 64। कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, 4 × 4 × 4। देखो एक 4 से एक 4 कट गया, ये 2 1 जा 2, ये 2 2 जा 4। ठीक है, ये आपका r क्यूब से r क्यूब कट गया, कट गया r क्यूब से r क्यूब। देखो √3 × √3 कितना होता है, 3 होता है। भाई √3 × √3 को क्या लिख सकता हूं मैं, √3 × √3 को हम 3 लिख सकते हैं। क्लियर, तो इसको हटा के यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, 3। एक ही बात है। ठीक है, बाकी जो बचा हुआ उसको लिख दो आप, पैकिंग फ्रैक्शन इजिकल टू, यहाँ क्या बचा, एक तो पाई, पाई का वैल्यू कितना, 3.14 होता है पाई का वैल्यू। ठीक है, इंटू 3 × √3। नीचे कितना बचा, 4 2 जा 8, 8 के अलावा और कुछ बचा हुआ नहीं है, देखो आप। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तब आपका लगभग आ जाएगा यहाँ पर 6.68। इसको सॉल्व करोगे ना तो 0.68 आपका क्या आ जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। जैसे आपको बोल दिया गया है कि ड्राइव द पैकिंग एफिशिएंसी या फिर पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ द बीसीसी केस, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई होता क्या है बीसीसी, ये बताना पड़ेगा ना आपको ऐसे डिजाइन बना के। दूसरी बात आपको क्या लिखनी पड़ेगी, इसका रैंक ऑफ सेल कितना होता है, 2 होता है, 2 होता है। तीसरी बात क्या लिखनी पड़ेगी आपको, इसका रेडियस याद होना चाहिए। रेडियस हमें निकाल के दिखाना नहीं है, ये चीज याद रखना आप। रेडियस हमें निकाल के दिखाना नहीं, पता होना चाहिए। उसका वैल्यू पता है, वहां से ए निकाल लो, बस फॉर्मूले में इनपुट करो और आंसर निकाल लो। क्लियर है। अगर आपको अलग से बोलता हो पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी ना बोलकर आपको ऐसा बोले कि भाई आप रेडियस निकालो, तब जो अपन ने पहले किया था ना वो करेंगे। रेडियस निकालना सीखे थे ना अपन, डायगोनल लिया था अपन ने, बॉडी डायगोनल, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, जो 3 अपन ने वैसे करेंगे अपन। क्लियर है। अगर वो बोलता है, बाकी पैकिंग फ्रैक्शन पैकिंग एफिशिएंसी के लिए बोलता है, तो जैसे अपन ने ये किया है वैसे करेंगे। ठीक है, देखो ये तो अपना पैकिंग फ्रैक्शन आया, क्या आया, पैकिंग फ्रैक्शन। अब मैं बात करता हूँ पैकिंग एफिशिएंसी की, सीधी सी बात, 100 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, ये आपका पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगा, 0.68 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, 68%। यानी कि आपका जो बीसीसी अरेंजमेंट है ना एटम्स का एक यूनिट सेल के अंदर, वो 68% एफिशिएंट है, मतलब 68% एरिया कवर कर लेता है एटम। तो वाइड कितने रह गए बताओ, वाइड अपने रह गए 32%। भाई 32% खाली रह गया, बस 68% एरिया कवर कर लिया गया, और 32% क्या हो गया यहाँ पर, वाइड रह गया। वाइड मतलब खाली जगह। तो ये आपकी पैकिंग एफिशिएंसी हुई किसकी, बीसीसी के केस में। क्लियर है, सारा का सारा मैथमेटिकल टर्म है, ऐसा कुछ खास में नहीं। चले आगे, मिटा दो उसको। ठीक है,
मैं इसको ना रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, अपना रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो आप देख सकते हो उसको बाद में भी, कोई चीज आपको नहीं आई समझ में। ठीक है, देखो अब अपन पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी किसके निकालेंगे, फेस सेंटर के लिए। ये अपना तीसरा हो गया, एफसीसी बोलते हैं इसको ना, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। क्या बोलते हैं, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। इसके लिए पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे हम लोग। किसके लिए, फेस सेंटर के लिए। अब ये फेस सेंटर होता क्या है, देख लो उसको आप, यहाँ पर डायग्राम बना लो फेस सेंटर। जैसे हमने ये लिया आपका क्यूब है, ये क्यूब सारे के सारे कौन से हैं, परफेक्ट क्यूब है। क्लियर है, देखो ये अपना क्यूब है, आपके कॉर्नर में तो मौजूद रहना ही है आइटम्स, 8। क्लियर है, और एक एक फेस में भी रहना है। ये देखो ये फेस में भी आ गया, ये फेस में भी आ गया, आगे से यहाँ मेरे उसमें तो करेक्ट, उसमें नेटवर्क फुल आ रहा है अभी। आप दूर थोड़ा बैठे उसके, उसके जो आपका वो है ना वो राउटर, उससे दूर मत जाना ज्यादा। फिर 5G किया ना आपने तो कैच नहीं करता फिर। ठीक है, अच्छा अच्छा, हाँ ये भी है। चलो कोई दिक्कत नहीं है ना, वो जितने ज्यादा इक्विपमेंट जुड़ेंगे ना उतना क्या बढ़ जाता है ना वो स्पीड, ये चीज हो जाती है। हाँ कोई लैपटॉप यूज कर रहा है, कोई क्या यूज कर रहा है, पर उसमें क्या है। हाँ ये होता है फेस सेंटर क्यूबिक, है ना। हाँ बोलो। हाँ कॉर्नर और फेस दोनों का लेना है, बिल्कुल बिल्कुल मिला के करेंगे अपन। तो उसका रैंक ऑफ सेल कितना आता है, 4 आता है मेरे हिसाब से, निकाला हो ना अपन ने, 4 आता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। इसका रेडियस क्या निकाला था हमने, आर इजकल टू √2a/4, ये निकाला था क्या, √2a/4। यहां से ए का वैल्यू निकालेंगे, ए इजिकल टू 4r/√2, लिख सकते हैं इसको ऐसे। बस आप फॉर्मूले में इनपुट कर दो, सिंपल सा चीज है। इसको रटने की, अपने को रटने की जरूरत नहीं है, बस ये आपको चीजें याद होनी चाहिए कि है क्या यहाँ पर। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, हम लोग जानते हैं। रैंक ऑफ सेल कितनी हुई इसकी, 4 × 4/3 πr³ ये हम लोग जानते हैं। स्फेयर का क्या है आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला, यहाँ पर ए क्यूब की जगह डायरेक्ट लिख देता हूं मैं यहाँ। ठीक है, ये 3 तो नीचे रहेगा, इंटू ये आपका 4 × 4 × 4, और ये आपका यहाँ पर ये r³ है ना। ऊपर अपन √2 × √2 × √2 लिखेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 × √2 ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो ये 4 से 4 कट गया, ये आपका πr³ है 4/3, 4 से ये 4 कट गया, ये 2 × 1 = 2, ये 2 × 2 = 4। क्लियर है, इतनी वैल्यू कट गई। ये आपका r³ से r³ कट गया, लास्ट में बचा क्या देखो, पैकिंग फ्रैक्शन इजिकल टू, यहां पर आपका एक पाई बचा हुआ है, उसका वैल्यू रख दिया मैंने, और साथ में क्या बचा हुआ है, √2 बचा हुआ है। क्लियर है, नीचे क्या बचा हुआ है, 3 × 2 = 6, 6 ही बचा हुआ है, ये 6 हो गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आपका पैकिंग फ्रैक्शन का वैल्यू आ जाएगा, जो करीब करीब मेरे हिसाब से 70.78 आता है लगभग, या 74 आता है, या आएगा आपका 0.74, है ना। ये जो 0.74 आया है ये पैकिंग फ्रैक्शन आया है। अब मुझे क्या निकालना है, पैकिंग एफिशिएंसी। तो सीधी सी बात है, 0.74 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 74% क्या हो गया, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी हो गई। जब पैकिंग एफिशिएंसी 74% है, तो सीधी सी बात है वॉइड कितना होगा भाई, 100 में से 74 घटा दो, बिल्कुल बिल्कुल 26%। तो आपकी जो वाइड्स हो गए वो कितना एरिया कवर कर रहे हैं, 26%। तो सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन हुआ, अगर मैं सबका कंपेयर करूं, अगर हम सबका कंपेयर करते हैं, एफसीसी वाला सबसे 74% एरिया कवर कर रहा है। मतलब जो आपने एक यूनिट सेल के अंदर आइटम्स रखे हैं ना, तो सबसे ज्यादा एरिया कवर किया जा रहा है, और सबसे कम वाइड्स मिल रहे हैं हमको एफसीसी के अंदर। तो ये आपका पैकिंग फ्रैक्शन, हाँ वो अच्छा, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी, वो ज्यादा क्या होगा, सॉलिड होगा, ज्यादा रिजिड होगा वो। ठीक है, बस सीधी सी बात है ना, जिसमें स्पेस कम होगा वो क्या होगा, रिजिड होगा। सॉलिड ज्यादा होगा, मतलब उसमें सॉलिडनेस ज्यादा होगी। चैप्टर यही तो अपना सॉलिड स्टेट, बात क्लियर। ठीक है, बस अपने को यहीं तक करना है, ये पैकिंग एफिशिएंसी और ये निकालने का। क्लियर है, अब देखो यहां तक जो आपने चैप्टर पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल चैप्टर है। आप तो वैसे ही मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, तो ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी बात है ना। अब क्या होता है, बायोलॉजी वाले बच्चों को तो इसका फॉर्मूला याद नहीं होता कि स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, उसी में उनको 1 घंटा लग जाता है, तो इसलिए दिक्कत होती है उनको। पर आपके लिए अच्छी चीज है, अच्छे क्वेश्चन आएंगे, बड़े क्वेश्चन आते हैं, तो आप आराम से उसको कर पाओगे। क्लियर है, तो ये आपका क्या हो गया, हमने पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे इसको आप। चलिए अब आगे, चलो मिटा दो उसको।
आपने सर को बोला नहीं कि सर अब ऑनलाइन क्लास लो, ऑफलाइन क्यों ले रहे हो? मानेंगे नहीं, वो बच्चे को बीमार करके रहेंगे इस बार। चलो कोई, देखो जो अभी अपना अगला टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि पर्टिकुलर कोई एक एटम कितने एटम को टच कर रहा है, वो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। ठीक है, अब इसमें अपन डिफरेंट डिफरेंट केस पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर कौन कौन से केस आते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं पहला केस। पहला केस अपना क्या होगा, वन डायमेंशनल पैकिंग के लिए, वन डी पैकिंग। भाई पैकिंग कितने तरह की होती है? पैकिंग होगी आपकी तीन तरह की, एक तो वन डायमेंशनल, एक आपकी टू डायमेंशनल, एक आपकी थ्री डायमेंशनल। तो पहले अपने वन डायमेंशनल की बता, वन मतलब जो एक ही डायरेक्शन में आए, वन डायमेंशनल होती हो। क्लियर है? तो देखो अगर आप वन डी की बात करें, यानी वन डायमेंशनल, इसको ऐसे भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में वन डी, इसकी बात करें तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? देखो आप वन डी में क्या होगा, एक सिंगल लेयर तो आएगी इस तरीके से, देखो जैसे मैं बना रहा हूं ये सिंगल लेयर आएगी। क्लियर है? अगर इन्हीं इन जो मैंने एटम अरेंज किए हैं, बिल्कुल एक सिंगल लाइन, बस एक लेयर। हाँ, उसमें उसके ऊपर कुछ नहीं, उसके नीचे कुछ नहीं, सिर्फ एक लेयर। बात को समझ रहे हो? भैया आपने एक ईंट रखी, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैं बात करूं, मैं जो इस एटम को डार्क कर रहा हूं, ये मैंने बोला कि इस एटम का आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो, तो सीधी सी बात है, ये इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? दो। बस ये लो दो, ऐसे सिंपल सी चीज है। भाई ये एक सिंगल लेयर में ना तो उसके ऊपर कुछ है ना नीचे कुछ है। बात को समझ रहे हो? ठीक है, तो इसलिए अगल बगल वाले को ही टच करेंगे। जैसे आपने एक लाइन बना दी बॉल की, आपने बॉल ली क्रिकेट की, उसकी एक लाइन बना ली आपने, तो एक बॉल कितनी बॉल को टच करेगी? दो ही बॉल को टच कर पाएगी। तो इसलिए वन डायमेंशनल में क्या होगा, बिल्कुल इसका कोऑर्डिनेशन नंबर टू होता है, वन डायमेंशनल पैकिंग के अंदर। तो सिंपल सा चीज था ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। भाई ऑब्जेक्टिव में जैसे क्वेश्चन आ गया कि आपके, हाँ ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है तो। हाँ, हाँ उसमें नहीं होगा, तो ये आपको सिर्फ पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। जबकि अपन क्यूब की बात करें, हेक्सागन की बात करें, वहां तो थ्री डायमेंशनल ही आना है, टू डायमेंशनल भी नहीं आएगा वहां पर तो। ठीक है, ये तो अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गए। भाई आपने कोई वन डायमेंशनल अरेंजमेंट कर रखा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? दो, सीधी सी बात है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसमें से, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये वन डी वाला केस हो गया अपना। देखो अब नेक्स्ट अपना टू डायमेंशनल केस, टू डी केस, टू डायमेंशनल केस। मतलब क्या होगा? अब देखो टू डायमेंशनल क्या हुआ कि आपने एक लेयर बनाई, उसके ऊपर एक और लेयर बना दी। जैसे अपन ये करते हैं डायरेक्शन, ऐसे अपने पास तीन डायरेक्शन होते हैं, एक्स वाई और जेड। अगर तीनों डायरेक्शन में अरेंजमेंट किया गया है वो थ्री डी होता है। वो क्या होता है? थ्री डी होता है। अगर सिर्फ टू डायरेक्शन, बिल्कुल ये आपका टू डी। एक आपने लिया एक्स और वाई, तो क्या हो गया आपका? वन डायमेंशन। एक्स और एक्स डैश बोलेंगे इसको, वाई नहीं बोलेंगे, एक्स और एक्स डैश, ये वन डायमेंशन हो गया। क्लियर है? तो अपन बात टू डी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो टू डी के अंदर दो केस होते हैं। जो आपका टू डी है उसके अंदर दो केस पाए जाएंगे। अब ये दो केस कौन कौन से हैं? जो पहला केस है आपका वो है टू डी स्क्वायर पैकिंग, टू डी स्क्वायर पैकिंग। क्लियर? और दूसरा वाला है आपका यहां पर टू डी हेक्सागन पैकिंग, टू डी हेक्सागन पैकिंग। यानी जो आपका टू डायमेंशनल वाला केस है इसके अंदर दो सब केस आते हैं। कौन कौन से? एक तो टू डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग और एक टू डायमेंशनल हेक्सागन पैकिंग। अब दोनों होती क्या है उसको समझ लेते हैं हम लोग। क्लियर है? देखो इसको मिटा दो, पहले मैं आपको टू डी समझा रहा हूं, फिर उसके बाद मैं आपको टू डी का हेक्सागन समझाऊंगा। पहले आपको स्क्वायर समझा रहा हूं। क्लियर? यहां तक की बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? तो पहले डिस्कस करते हैं हम लोग टू डी स्क्वायर पैकिंग के बारे में। ये होती क्या है, इसका अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो हम पहले बात कर रहे हैं इसके पहले वाले पॉइंट की, टू डी स्क्वायर पैकिंग। स्क्वायर पैकिंग देखो कैसी होती है। ये एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, मतलब होते खूब सारे, मैंने छह ले लिए। अब जो उसकी ये तो फर्स्ट लेयर हुई, ये वन डायमेंशनल हुआ। अब टू डायमेंशनल की बात कर रहा हूं मैं, यानी देखो ये तो आपका कौन से डायरेक्शन में हो गया? एक्स डायरेक्शन में। अब वाई डायरेक्शन में, वाई में तो होगा, तभी तो उसको टू डी बोलेंगे।
तो आपके स्क्वायर केस में क्या होता है कि जो आपका पहला वाला एटम है ना, उसके एग्जैक्ट नीचे दूसरा एटम आता है, एग्जैक्ट बीच में नहीं, एग्जैक्ट नीचे, मतलब इसके जस्ट नीचे है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से देखो, मतलब जो है ना नीचे ऊपर, उसके बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन में नीचे, बीच में नहीं आएगा। ये देखो इस तरीके से, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, इस तरीके से आ रहा समझ में? ठीक है ना, इस तरीके से, मतलब इसके जस्ट नीचे एक है, उसके जस्ट नीचे एक है। क्लियर है? अगर मैं बोलूं, मैंने एक पॉइंट ले लिया, मैंने बोला इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो, तो सीधी सी बात है कितने को टच कर रहा है, एक, दो, तीन और ये चार, चार को टच कर रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 4। किनारे वाले का देखो, ये सारी पैकिंग कैसी होती है, नेटवर्क एक से दूसरे ज्वाइंट रहते हैं, समझ रहे बात को? एक एटम दूसरे एटम से ज्वाइंट रहता है, जैसे ये है, ये पूरा सर्कुलर फॉर्म में पूरा ज्वाइंट हो जाएगा, कहीं पे वैलेंसी खाली छुट्टी रहेगी। जैसे डायमंड की बात करें, आपने डायमंड का स्ट्रक्चर देखा होगा, तो इसका मतलब क्या है कि किनारे से डायमंड क्या है, वैलेंसी छुटा हुआ है, मुझे बताओ। फिर डायमंड का वैलेंसी छूटा थोड़ा है, अगर छूटा तो वो करंट का इलेक्ट्रिसिटी करता, मतलब करंट का कंडक्शन कर देता हूं। बिल्कुल है, सेम चीज इसमें है। बस आइए, बस बात समझ में, जैसे डायमंड में क्या होता है, सारे पैकिंग होती है, वैसे इसमें पैकिंग होती है सारी की सारी। बात क्लियर है? तो इसमें क्या हो गया, कोऑर्डिनेट नंबर 4 हो गया। ये आपका कौन सा है, ये आपका 2D स्क्वायर वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकंड वाले पार्ट, 2D हेक्सागन। अब 2D हेक्सागन में क्या होता है, समझो उसको आप, ये भी 2 डायमेंशनल होगा। देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। अब जरूर नहीं 6 आइटम ले, मैं तो ले लिए, आप कितने में ले सकते, आपकी मर्जी है। देखो इसमें जो दूसरी लेयर आई थी, वाई वाला आया था, वो जस्ट नीचे आया था। इसमें कुछ चेंज है, चेंज क्या है, इसमें जस्ट नीचे ना आके किन्हीं दो के बीच में आता है। बात को समझ रहे हो? जैसे आपने देखा होगा, आजकल लोग ठेले में आम बेचते हैं और संतरे, ऑरेंज वगैरह बेचते हैं, तो वो कैसे बिल्कुल ऐसे लेयर लगाई रहती है उनकी, ऑरेंज की पूरे ठेले में ऊपर तक। तो वो कैसे करते हैं, फर्स्ट लेयर बिछाते हैं, फिर किन्हीं दो ऑरेंज के बीच में रखते हो, जिससे कि क्या उसमें स्टेबिलिटी आए, स्टेबिलिटी मतलब उसकी पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी आ जाए, तो जो टिक जाता हो। अगर वो ऐसे रख देंगे ना एक के ऊपर एक, तो हल्का सा धक्का लगते सारे गिर जाएंगे ऑरेंज। तो पैकिंग उसकी इस तरीके से होती है, मतलब किन्हीं दो के बीच में एक, इस तरीके से देखो, ये किन्हीं दो के बीच में एक, 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 इस तरीके से। यहां पर क्या हुआ था, इसके जस्ट नीचे, इसमें दो के बीच में एक, आ रही बात समझ में? सेम इसके नीचे होगा, देखो ये किन्हीं दो के बीच में एक, किन्हीं दो के बीच, दो के बीच में एक, दो के बीच में एक। क्लियर है? चलो, अब देखो अपन बात करते हैं अब इसकी, मुझे इसका क्या निकालना है, मुझे इसका निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कितने एटम को छू रहा, देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। ये देखो, ये जो आपका बीच वाला एटम है ना, ये इन 6 एटम्स को छू रहा है, देखो, एक, दो, तीन, ये चार, ये पांच और ये छह, 6 एटम को छू रहा है। तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, 6। अब इसको हेक्सागन पैकिंग क्यों बोल रहे हैं, एक चीज नोटिस करो, कि जो बीच वाले एटम को छू रहे हैं ना, वो क्या उनके सेंटर पॉइंट हेक्सागन बना रहे हैं? देखो आप, जो मैंने कनेक्ट किए हैं, बिल्कुल, तो इसलिए इसको हेक्सागन पैकिंग बोल रहे हैं। अगर इसको मैं जोड़ू, अगर इनको मैं जोड़ू, देखो, एक, दो, तीन और ये चार, इनको कनेक्ट कर दो, देखो, एक, दो, तीन, चार, क्या इन्होंने स्क्वायर बनाया, बनाया ना स्क्वायर, इसलिए इसको स्क्वायर पैकिंग बोल रहे हैं। क्लियर है? और इसको क्या बोलते हैं, हेक्सागन, चार, छह, ये हेक्सागन बना रहे हैं। तो 2D आपके दो पार्ट में होता है, एक तो आप 2D स्क्वायर पैकिंग में ये वाला, जिसमें क्या बनता है, स्क्वायर पैकिंग होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। और 2D हेक्सागन पैकिंग में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, क्योंकि यहाँ हेक्सागन का फॉर्मेशन हो रहा है। देख लो आप, सारे के सारे हेक्सागन का फॉर्मेशन हो रहा है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं? क्लियर है यहाँ तक का केस? चलो, अब अपन बात करते हैं 3D की। 3D थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये आपको समझना पड़ेगा, इसका मैं आपको वीडियो भी भेजूंगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मतलब जो 3 डायमेंशनल वीडियो होता है ना, वो आपको सेंड कर दूंगा, आप देखोगे तो उसको और अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, इसको मिटा दूं? चलो, चलो, देखो, अब बात करते हैं अपन 3D पैकिंग की, 3 डायमेंशनल पैकिंग, ये इंपॉर्टेंट है अपनी, है ना? 3 डायमेंशनल पैकिंग, देखो क्वेश्चन बन सकता है थ्री डी पैकिंग में से या फिर 2D पैकिंग में से। क्लियर है? 2D अपन पढ़ चुके हैं, अपन 3D की बात करते हैं। अब देखो, ये कितने टाइप की होती है, 3 टाइप के होते हैं अपने पैकिंग, ये आपकी 3 टाइप की पैकिंग होती है 3D के अंदर।
एक तो होती है आपकी ए टाइप की, ए ए ए और ए टाइप, यानी सारे के सारे एटम आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं, एक जैसे साइज के हैं। क्लियर? इसको 3D स्क्वायर पैकिंग बोलते हैं, 3D स्क्वायर पैकिंग, यानी जो एटम्स यूज हुए ना सारे आइडेंटिकल है, एक के साथ एक मिलकर बनाए, ये 3D स्क्वायर पैकिंग करेंगे। बात क्लियर? ये आपका पहला टाइप हो गया 3D के अंदर। दूसरा आपका ए बी टाइप के, ए बी ए बी टाइप, यानी इसमें दो टाइप के एटम पाए जा रहे हैं, आइडेंटिकल नहीं सारे के सारे। ये आपके कौन सा अरेंजमेंट करते हैं? ये आपका करते हैं 3D HCP अरेंजमेंट। अब ये HCP क्या होता है? हेक्सागोनल, आपका एच का मतलब क्या हुआ? हेक्सागोनल ना, हेक्सागोनल क्यूबिक पैकिंग, हेक्सागोनल क्यूबिक पैकिंग। ठीक है, ये आपका HCP का अरेंजमेंट करते हैं। क्लियर? इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग भी बोल सकते हैं। एटम, एटम के टाइप, जैसे ए है, सारे एटम एक जैसे हैं, आइडेंटिकल, वो है दो टाइप के हैं, ए बी। ठीक है ना, मतलब दो टाइप्स के एटम पाए जा रहे हैं, यानी दो तरह के साइज वाले एटम पाए जा रहे हैं। बात को समझ रहे हो? दो तरह के साइज वाले, मतलब साइज में डिफरेंस है, तभी तो ए बी लिखा है मैंने। ठीक है, तो एटम दो टाइप के, इसको हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। किसको? ये ए बी जो मैंने लिखा हुआ है। क्लियर है? अगला होता है आपका तीसरा, ये आपका दूसरा था, ये आपके होते हैं ए बी सी, ए बी सी। देखो मतलब क्या होता है इसका, ए का मतलब क्या है कि जितनी भी लेयर बनेगी ना, ऊपर नीचे, थ्री डायमेंशनल, ये तीन डायमेंशनल होता है इस तरीके से, तो जितनी भी लेयर बनेगी थ्री डायमेंशनल में, वो सारे के सारे आइडेंटिकल एटम से बनेगी, एक जैसे एटम से बनेगी, और एक ही तरह की होगी। ए बी का मतलब क्या है? इसमें कोई दो डायरेक्शन क्या होगा, डिफरेंट एटम से अरेंज रहेगा। और इसकी बात करें ए बी सी, यानी तीनों डायरेक्शन डिफरेंट एटम से क्या होगी, अरेंज होगी, तो उसको ए बी सी टाइप बोलते हैं हम लोग, ए बी सी टाइप बोलते हैं। क्लियर है? ये आपका कौन सा करता है? एफसीसी या सीसीपी, ये आपका अरेंजमेंट करता है, सीसीपी अरेंजमेंट। क्लियर? सीसीपी क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, इसको बोलते हैं क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। क्लियर? क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग बोलते हैं इसको। ये आपका तीन टाइप का होता है 3D पैकिंग के अंदर, जो मैंने अभी आपको बताया 3D पैकिंग के ऊपर। बात क्लियर है? ठीक है, तो अपन ए वन बाय वन पढ़ लेते हैं इसको। पहले ए पढ़ेंगे, फिर ए। हाँ बोलो। हाँ हाँ, थ्री डायमेंशन मतलब, थ्री डायमेंशन मतलब क्या है? देखो, एक लेयर बिछाया, फिर उसके ऊपर बिछाया, क्लियर है, फिर उसके नीचे बिछाया, साइड में, फिर साइड में बिछाया, थ्री डायमेंशन हो गया, एक्स और वाई और जेड, ये उसका मतलब होता है। और 2D का मतलब क्या, ये का मतलब क्या होता है आपका? एक लेयर, दो लेयर, फिर तीन लेयर, फिर आप थ्री डायमेंशनल है। क्लियर? मतलब दो लेयर से ज्यादा है भाई, एक लेयर और दो लेयर, अगर सिर्फ दो लेयर होती है वो टू डायमेंशनल होती है, और अगर थ्री लेयर आ गया तो थ्री डायमेंशनल केस में आ जाता है, एक लेयर, दो लेयर, उसमें तीन डायरेक्शन बन सकते हैं अगर आप बना के देखो तो। ठीक है, तो अपन पहले स्टार्ट करते हैं ए टाइप वाले को, फिर उसके बाद ए बी, फिर उसके बाद ए बी सी। क्लियर है? इसको मिटा दो। इस पैकिंग का अरेंजमेंट दिखा रहा है आपको भाई, एटम कैसे अरेंज हो सकते हैं, बस ये चीज दिखा रहा है आपको, और कुछ नहीं। ठीक है, देखो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन लोग इसमें। ये आपका ए दो, मैं ये वाला बता रहा हूं, ए टाइप, जो आपका फर्स्ट टाइप है। देखो ये ए दो तीन चार पांच, ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? एक्स। ठीक है ना, इस डायरेक्शन में एक्स हो गया, और नीचे के डायरेक्शन में क्या हो गया? वाई। अब देखो ए टाइप में क्या होता है, जैसे अपना 2D में था ना, सेम इस पे एग्जैक्ट नीचे आएगा, इसके नीचे आ गया। देखो ये एक दो तीन चार पांच छह सात, इसके एग्जैक्ट नीचे, एक दो तीन चार पांच छह सात, इसके एग्जैक्ट नीचे, एक दो तीन चार पांच छह सात, ऐसे इसका अरेंजमेंट होता है। ये टू डायमेंशनल हो गया टू डायमेंशनल। अब एक आपकी तरफ, बात को समझ रहे हो, यानी इसके ऊपर रखा गया। भाई 2D क्या होता है? एक इधर, एक इधर, ये टू डायमेंशनल हो गया। थ्री डायमेंशनल क्या होगा? इसके ऊपर रखा जाएगा, इसके ऊपर रखा जाएगा। आ रही बात समझ में? इसके ऊपर कैसे रखेंगे? ऐसे, एक दो तीन चार पांच छह सात। छोटे गोले से क्यों दिखा रहा हूं भाई? एक के ऊपर एक गोला बताऊंगा तो पता कैसे लगेगा कि मैंने इसके ऊपर रखा हुआ है, इसलिए छोटे गोले से बता रहा हूं मैं इसको। ये आपका एक दो तीन चार पांच छह सात, बन गया 3D। देखो बन रहा है ना 3D।
ये होता है 3D अरेंजमेंट। 1 2 3 4 5 6। ये छोटे गोले का मतलब क्या है, इस लेयर के ऊपर रखा गया है, यानी देखो एक तो ऐसे इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, और एक आपकी तरफ जैसे देख रहे हो, तो हो गया 3 डायमेंशनल। ये होता है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो आपका ए टाइप में होता है। हाँ एक बिल्कुल बिल्कुल एक के ऊपर, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। हाँ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। देखो जैसे मैं इसका निकालू, जैसे मैं इसका निकालू, ठीक है ना, तो एक किसको छुएगा, ये देखो अपने बगल वाले को, इस बगल वाले को, इस बगल वाले को, इस बगल वाले को। ठीक है, 4 तो ये हो गया। एक इसके ऊपर होगा, उसको छुएगा, छुएगा ना एक। ये 5 हो गया। एक नीचे होगा इसके, उसको छुएगा। तो कोऑर्डिनेशन में कितना हुआ, 6 हो गया। तो उसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ये होता है आपका इसका ए और ए टाइप वाले के अंदर। आई बात समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? चले आगे। चलो, ये आ गया ना समझ। ये अरेंजमेंट दिखा रहा है आपको भी, आइटम का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, बस ये चीज दिखा रहा हूं, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर याद होना चाहिए। ये आपसे बस ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं भाई, आपका जो ए टाइप का जो 3D स्क्वायर पैकिंग होती है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो सीधा सा आंसर आपको ऑप्शन मिल जाएगा 6। ये ऐसे कैसे क्वेश्चन आपके जेई में भी आ जाते हैं सीधा उठ के, तभी तो बोलो सिंपल पार्ट है। और ऐसे क्वेश्चन छोड़ के आए अभी ये लोग जो भी एग्जाम दे के आए, क्योंकि ये सोचते हैं कि ये छोटी चीज है, इनको पढ़ना क्या। पर आप खुद सोचो ना, नंबर स्कोर करवा रही है ये चीजें। क्लियर, ये आपका फर्स्ट टाइप हो गया। अब सेकंड टाइप की बात करते हैं, जो ए बी टाइप है, जो ए बी टाइप है। ठीक है, देखो आपका ए बी टाइप ले लेते हैं आप लोग। ये सेकंड है, ए बी ए बी टाइप। क्लियर है। अब देखो इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, मैं पहले फर्स्ट लेयर बना रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 बना दे सब। अब देखो इसमें भी क्या होता है, अब इसमें जो आप, ये तो आपका एक्स डायरेक्शन हो गया। अब अपन बात करेंगे किसकी, वाई की। अब जो वाई डायरेक्शन में एटम रखे जाते हैं ना, वो इसके एग्जैक्ट नीचे ना रखकर किन्हीं दो के बीच में रखा जाता है, किन्हीं दो के बीच में। इस तरीके से देखो आप, ये 1 2 3 4 5 6 है ना, किन्हीं दो के बीच में। वैसे यहां पर नीचे देखो, किन्हीं दो के बीच में एक, हाँ उसमें फिर वो आ जाता है। देखो, हाँ देखो, एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम किन्हीं दो के बीच में एक को रख रहे हैं ना, तो पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जो वाइड्स होता है ना, वाइड्स वो छोटा हो जाता है। ये कहने का मतलब है ना। जैसे यहां पर जो वाइड्स बन रहा है ना, ये कौन सा वाइड्स है, ये ट्राइगोनल वाइड्स है। देखो मैं समझाता हूं आपको, 1 2 और ये 3। ठीक है, अब देखो दूसरे रंग से दिखाता हूं मैं आपको। ये जो बीच में वाइड बन रहा है ना, ये वाला, ठीक है, ये कौन सा वाइड हो गया, ये ट्राइगोनल वाइड हो गया, ट्राइगोनल वाइड। ठीक है, एक अरेंजमेंट ऐसे देखो, 1 2 3 और 4। अब देखो ये कैसा अरेंजमेंट है, टेट्राहेड्रल। देखो ये टेट्राहेड्रल क्या है, वाइड। ये टेट्राहेड्रल वाइड बन रहा है ये बीच में। मुझे बताओ एरिया ज्यादा किसका होगा, ट्राइगोनल का या आपके टेट्राहेड्रल का। बिल्कुल, तो पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी किसकी हुई, ऊपर वाले की नीचे वाले की। नहीं नहीं, इसकी हुई ना ऊपर वाले की। भाई जितना कम वाइड होगा उतना ज्यादा एफिशिएंट होगा ना वो। सोचो आप, बात को समझ रहे हो। भाई जितना कम इसमें वाइड होगा, वो उतना ज्यादा एफिशिएंट है और उतना ज्यादा रिजिड होगा, स्ट्रांग होगा। यहाँ की बात करें, देखो यहाँ टेट्राहेड्रल वाइड है, थोड़ा बड़ा है। बात को समझ रहे हो। तो ऐसे अरेंजमेंट के बजाय ये वाला जो अरेंजमेंट होता है, ये ज्यादा एफिशिएंट होता है। इसमें वाइड्स की जो पॉसिबिलिटी वो कम हो जाती है। ये कारण होता है इसमें, बाकी और कुछ नहीं है। है ना, अगर एक के नीचे एक एग्जैक्ट आ रहे तो टेट्राहेड्रल टाइप का आपका वाइड बन रहा है, किन्हीं दो के बीच में एक आ रहा है ट्राइगोनल बन रहा है। ये एरिया कम है, यानी वाइड्स कम है, वाइड्स कम है तो इसमें स्ट्रेंथ अच्छी खासी होगी किसी सॉलिड की बजाय किसके, आपके नीचे वाले के। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से होता है इसका अरेंजमेंट। क्लियर है। ठीक है, अब देखो, ये तो मैंने ये तो मैंने 2 लेयर बनाई है, ये तो मैंने 2 लेयर बनाई है, 2 लेयर बनाई है। ठीक है, देखो अब जो तीसरी, देखो ये एक्स बना दी, ये वाई बना दी। अब जेड बनाए, तो ये 3 दिख रहे हैं आपको, 1 2 और 3, बीच में वाइड है। इसके ऊपर आता है अगला लेयर, देखो ये जो मैंने रेड से किया है। आई बात समझ में। ये आपका जो ये है ना, ये वाला वाइड, देखो ये जो है ना 1 2 3, इसको उठा के यहां लिया है, ये रहा। ठीक है, अब जो आपका आपकी डायरेक्शन में जो जेड डायरेक्शन में जो एटम आएगा, वो इसके ऊपर आएगा ऐसे, इस तरीके से। देखो ये ये होता है अरेंजमेंट इसका, हर जगह ऐसे होगा। देखो
इनके बीच में ये रहा, देखो ये, फिर 1 2 3 इसके ऊपर इस तरीके से ये, फिर उसके बाद 1 2 3 ये इस तरीके से अरेंजमेंट, ये हो गया, फिर 1 2 3 इसको कवर करते हुए इस तरीके से, ये सेकंड लेयर, ये आपकी थर्ड लेयर आएगी, मतलब पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी आपकी तरफ देखो 1 2 3, और उसके ऊपर जो रेड से बना रखा है वो उसके ऊपर है, या फिर उसके नीचे रख सकते हो आप, उसके नीचे भी इसी तरीके से आएगा, बात को समझ रहे हो, जो उसके ऊपर रखा हुआ है वैसे ही नीचे भी आएगा, तो व्हाइट दिखेगा नहीं हमको, समझ रहे हो बात को। जैसे एक एग्जांपल से समझो आप, मैं आपको बताता हूं अलग से व्हाइट बना के, इसको मिटा देता हूं पहले एक बार, देखो आप, देखो ये ऊपर मैंने काली बॉल रखी हुई है, 1 2 और ये 3, 1 2 3 काली बॉल रखी हुई है, ठीक है ना। जब मैं काली बॉल को ऊपर से देख रहा हूं, ऊपर से देख रहा हूं, तो नीचे मुझे रेड रेड कलर का बॉल दिख रहा है, ये जो मैंने रेड कलर से किया है, रेड कलर से किया है, यानी नीचे क्या है, एक तीसरी बॉल, चौथी बॉल है, बात को समझ रहे हो, ये 1 2 3 है, उसके नीचे एक और रखी हुई है इस तरीके से, जो डॉटेड किया है वो उसके नीचे है, ठीक है, ये 3 है उसके नीचे रखा हुआ है, क्लियर है। तो ये ऐसा वाला क्या होता है, अरेंजमेंट आपका ए बी टाइप होता है, बात को समझ रहे हो, आया कुछ, मतलब इसका मैं वो भी भेजूंगा आपको, उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। इसका मैं आपको रिकॉर्डिंग, वो 3D वीडियो भेजूंगा, इमेज, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए ना, एक बार माइंड में इमेजिन हो जाए ना, तब कोई दिक्कत नहीं है। तो बात को समझ रहे हो, ये 1 2 3 है, इसके एग्जैक्ट ऊपर और एग्जैक्ट नीचे जो ढक दे, जो आपके वाइड्स को ढक दे, समझ रहे हो बात को, वाइड्स को ढक दे, वो वाला क्या होता है आपका ए बी टाइप का होता है, ठीक है। अब देखो खास बात क्या है, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 12, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। अब 12 कैसे होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, देखो आप, जैसे हम पर्टिकुलर एक एटम की बात करें, तो 3 नीचे 3 ऊपर, और आपके ये चार चार 3 3 साइड में, ठीक है, साइड में भी छुएगा, ठीक है, ऊपर से भी छुएगा, भाई ऊपर से इसको थोड़ा छुएगा, इस बगल वाले को भी छू रहा है, नीचे भी उस बगल वाले को भी छू रहा है, तो इस तरीके से 12 एटम को छूता है, एक आइटम, पर्टिकुलर आइटम, तो उसका क्या होता है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 12 होता है, क्या होता है, 12 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, क्लियर है। देखो जैसे इसके नीचे भी होगा, इसके साइड में देखो ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, तो इसको भी छू रहा हो बगल वाले को, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 12 होता है, तो ये आपका ए बी टाइप होता है, ठीक है। इसका मैं आपको 3D भी भेजूंगा, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए भाई किस तरीके से छू रहा है। अब क्या इसमें इमेजिन कराना मुश्किल हो जाता है 2D में, कि कैसे 12 छू रहा है, क्योंकि आपको फील नहीं कर पाओगे ना, वो फीलिंग नहीं आएगी, नीचे आइटम है ऊपर आइटम है, वो आपको 3D में ही समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, चेन रिएक्शन कौन सी, आपकी आवाज नहीं आई पूरी क्लियर, वापस बोलो। हाँ हाँ, हाँ समझ गया मैं, वो पूरी चेन रिएक्शन, हाँ हाँ मैं समझ गया, हाँ हाँ बनते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उस पे भी होता है वो, है ना। हाँ वैसे इसी टाइप से होता है वो, जैसे गेम होता है ना जिसकी आप बात कर रहे हो, ऐसे ऐसे करते हैं जो, है ना, उसमें भी ऐसे बनता है, क्लियर है। तो उसका मैं 3D इमेज भी आपको भेजूंगा मैं, ठीक है। अब देखो बात करते हैं अपन, देखो अब इसके थ्रू जो वाइट्स बनते हैं ना, इसके थ्रू जो वाइट्स बनते हैं, इस वाले वाइट्स को अपन टेट्राहेड्रल वाइट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। मतलब इसके नीचे आइटम है, ये डॉटेड बताया ना मैंने, ये नीचे भी आइटम है जो लाल लाल दिख रहा है आपको नीचे की तरफ से, इस व्हाइट को टेट्राहेड्रल बोलते हैं। अगर सिर्फ ये रहे, अगर सिर्फ ये रहे 1 2 और ये 3, इसको तो बोलते हैं ट्राइगोनल, ट्राइगोनल व्हाइट्स। पर अगर 4 एटम से बनने वाला जो वाइड है, 4 एटम से जो बनने वाला वाइड है, उसको अपन टेट्राहेड्रल वाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वाइड, क्लियर। जो किसमें बनता है, इसमें बनता है, मतलब ये जो वाइड बन रहे हैं नीचे, ये वाले वाइड, ये आपके टेट्राहेड्रल वाइड है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बात क्लियर है। अब अपन तीसरे की बात करते हैं, ए बी टाइप के, ए बी टाइप के, वो थोड़ा सा और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ऐसे, देखो मैं इसी में बता देता हूं आपको, मैं इसको मिटा दूं, देखो ये, वो कॉम्प्लेक्स कैसे है, ये आपका तीसरा है, ए बी सी और ए बी सी, ठीक है। देखो अब बात करें अपन किसकी, मान लो ये नीचे वाला ए है, जो रेड बना रखा है वो आपका बी है, ठीक है ना। अब जो सी होगा ना, सी वो क्या करेगा, जैसे मैं एक और रेड बना देता हूँ, ये रेड बनाया, ठीक है ना, मैं इसको डार्क कर दूं थोड़ा सा, जिससे आपको आ जाए समझ में, देखो ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ, एक है ना, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा, दिख तो रहा ना आपको,
ये डार्क कर दिया मैंने, ठीक है, ये डार्क कर दिया मैंने, क्लियर है। अब देखो, जो आपके तीन एटम, किन्हीं दो एटम के बीच में आके ए बी टाइप के बना रहे थे, तो उनके टच होने के कारण से भी एक वाइड बन रहा था, उनके टच होने के कारण से भी एक वाइड बन रहा था। अब मैं तीसरा पेन यूज कर रहा हूं, काला वाला ए, रेड वाला बी, अब सी, जो इन तीन के जो आपके जो बी है, जो आपकी जो आपकी बी वाले आइटम है, रेड कलर के आइटम है, उसमें भी क्या हो रहा है, उसके कारण भी वाइड बन रहा है, तो उसको आपका तीसरा टाइप का आइटम यानी सी कवर अप कर लेता है। देखो ये ऊपर से, ये देखो, ये मैंने बनाया, ये वाला, ये सिस्टम, ये वाला, जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, देखो ये है ना, इसने किस व्हाइट को कवर किया, ये वाले व्हाइट को, देखो जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, ये वाला व्हाइट, ये वाला व्हाइट। बात समझ रहे हो बात को? ठीक है, मतलब जैसे ये बना ना, ये देखो, ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये आइटम नीचे है, जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई थी ना, ये नीचे है, मतलब तीन के नीचे है, ये तीन है, इसके नीचे है, जो रेड रेड दिख रहा है, उसको भी चौथे ने कवर कर लिया ऊपर से, ये मतलब तीसरे टाइप के आइटम ने कवर कर लिया। देखो, जो आपका ब्लैक है ना, जो ब्लैक है आपका, वो ए टाइप है, जो रेड नीचे रखा हुआ है वो आपका कौन है, बी टाइप है, जो ऊपर से कवर किया हरा वाला, वो आपका सी टाइप है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आ रही बात समझ में? मैं अलग से और बना के दिखाता हूं आपको वापस से एक बार, जिससे कि चीज क्लियर हो जाए। ये क्या थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा दिख रहा है आपको? कैसे हुआ? देखो, ये पहला लेयर आया, एक, दो, और ये तीन। बात क्लियर है? ठीक है। अब इसके ऊपर जो एटम रखा, ए बी, बी टाइप का, ये ए टाइप के बी टाइप का, उसको मैं रेड से दिखा रहा हूं बीच में, मतलब वो नीचे है, वो नीचे रखा हुआ है, तो हमें ऊपर से देखने पर बॉल क्या दिख रही है, लाल रंग की दिख रही है। फिर चौथा आइटम आएगा, वो इस लाल रंग को ढक देगा ऊपर से, ऐसे कवर अप करके, ये आपका सी टाइप का है। तो ये होगी पैकिंग एबीसी 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 टाइप की। क्या होगी? एबीसी 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 टाइप की पैकिंग हो गई। हाँ हाँ हाँ, देखो आपको समझाता हूं। उसके देखो, नीचे रेड है, नीचे रेड है, ये रेड है, इसके ऊपर तीन ब्लैक है, ठीक है। अगर मैं ऊपर से देखो, जैसे मेरा हाथ स्फेरिकल, वो स्फेरिकल है वो, पर हमको ऊपर से देखने पे तो लाल सिर्फ ट्राइगोन दिखेगा ना हमको। बात समझो एक बार, आपने तीन बॉल को चिपका दिया, तीन बॉल को आपने ट्राइगोन में चिपका दिया, मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपने तीन बॉल ली, ऐसे एक, दो और तीन, आपने उसको चिपका दिया, बॉल चिपक गई। अब आपने क्या किया, बॉल को ऐसे कर दिया, ऐसे प्लेन में, और उस बॉल के नीचे हरी बॉल रख दी। ठीक है, मुझे बताओ, क्या वो हरी बॉल पूरी दिखेगी आपको? नहीं ना, वो आपको सिर्फ जो बीच में व्हाइट रख गया ना, उसमें सिर्फ कलर दिखेगा उसका ट्राइगोन के फॉर्म में। बात को समझ रहे हो? तो वो नीचे रखी हुई है, ठीक है, आपको दिख रहा है ऊपर से हरी, पर आपने क्या किया, उसको उसको भी ढकने के लिए ऊपर से एक और बॉल लगा दी अलग कलर की। समझ रहे हो बात को? तो कितने, छह आइटम हो गए, तीन ये रे, चौथा, तीन ये रे, एक नीचे और एक ऊपर। ये सारा ये होता है पैकिंग आपका एबीसी एबीसी। तीन टाइप के आइटम यूज हो गए ना इसमें, जो मैंने अलग कलर यूज किया, ब्लैक, या आपका ग्रीन, और ये रेड हो गया, इसको एबीसी टाइप बोलते हैं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होता है, 12। ये अपने अगल बगल 12 आइटम्स को कनेक्ट करता है, जोड़ता है उसको। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है, कौन सी पैकिंग होगी आपकी, एबीसी एबीसी टाइप की। अब आपको याद रखना है, जो आपने पहले पढ़ी थी ना, एबी टाइप की, उसमें जो वाइड बन रहा था उसको टेट्राहाइड्रल वाइड बोल रहे हैं, टेट्राहाइड्रल वाइड। और अब जो वाइड बन रहा है एबीसी एबीसी टाइप में, उसको ऑक्टाहाइड्रल वाइड बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइड। बात को समझना, जो अपने पहले एबी टाइप पढ़ा था, वो हमें क्या बता रहा था, टेट्राहेड्रल वाइड्स बना के दे रहा था। क्लियर है? ये हमको ऑक्टाहेड्रल वाइड्स बना के दे रहा है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये आपका ऑक्टाहेड्रल वाइड्स हो गया, ये टेट्राहेड्रल वाइड्स हो गया। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आता है, और एबी टाइप में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। ठीक है, इसकी 3D इमेज में आपको भेजूंगा, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे टच हो रहा है। आ रही बात समझ? ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग होगी। तो इतने टाइप्स की पैकिंग पाई जाती है आपके इसके अंदर, जो मैंने अभी आपको बताया। तो इतने टाइप्स क्या है, पैकिंग अपनी पाई जाती है। ठीक है, आ रही बात समझ में? यहां तक की बात क्लियर है? एक बार आप इसको 3D में और देखोगे ना, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हाँ, ये इस तरीके से पैकिंग हो रही है। अब क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स बन जाता है, कुछ दिखाई देता नहीं, पर फिर भी थोड़ा बहुत समझने की कोशिश तो की अपन ने, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात क्लियर है? तो आपको आ जाएगा समझ में। बस आपको कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना है इसमें, कि किसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, अब देखो अपन बात करते हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, जो अगला टॉपिक है अपना।
डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। किसी यूनिट सेल की डेंसिटी कैसे निकालते हैं वो अपन यहां पर सीखेंगे। देखो हमने सीखा हुआ है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ये तो अपन बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो अपन बात करेंगे यहां पर क्यूबिक यूनिट सेल की बात करेंगे, किसकी? क्यूबिक यूनिट सेल की हम लोग बात करेंगे, क्योंकि उसी के रेस्पेक्ट में डेंसिटी निकाली जा रही है। क्लियर है? और आपको पता है कि अपना जो रैंक ऑफ सेल है वो अपना हर यूनिट का अलग अलग होता है, जिसको अपन जेड से डिनोट कर सकते हैं। भाई अगर आप किसकी बात करो कॉर्नर की, तब जेड का वैल्यू 1। अगर बात करें किसकी, आपकी बॉडी सेंटर की, तो जेड का वैल्यू 2। फेस सेंटर की बात करें तो जेड का वैल्यू 4। समझ रहे बात को? तो जेड को हमने रैंक ऑफ सेल से डिनोट कर दिया, यहां जेड क्या है? रैंक ऑफ सेल है। क्लियर? इसमें मोलर मास की बात करूं, एक मोल, एक मोल का, एक मोल कुछ भी हमारे पास एटम है, ठीक है ना, उसका जो मोलर मास है, एक मोल का जो मोलर मास है वो किसके बराबर होगा? आप जानते हो, अवोगाद्रो नंबर के बराबर, ठीक है ना। वन एटम, भाई वन एटम इंटू अवोगाद्रो नंबर, तो वो हमारा एक मोल बन जाता है। भाई एक एटम को इतने एटम से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्या बन जाता है? एक मोल बन जाता है, एक मोल का मोलर मास बन जाता है। ये हम मोल कॉन्सेप्ट में अच्छे से पढ़े हुए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? एटम का मोलर मास। अगर मैं एक एटम का बोलूं, एक एटम का मोल कितना होगा? भाई एक एटम का मोल कितना होगा? तो सीधी सी बात है, एक एटम की बात करें, इसको इधर ले आओ, तो क्या बन जाएगा? मोलर मास अपॉन, भाई मैं इसका पूछ रहा हूं आपको, तो क्या करोगे? इसको क्रॉस से नीचे ले आओगे तो बने ये क्या? आपका मोलर मास, ठीक है ना, ये आपका मोलर मास है, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा? अवोगाद्रो नंबर, इसको अपन एन ए से भी डिनोट करते हैं, है ना। ये तो अपने अवोगाद्रो, ये तो अपने मोल कॉन्सेप्ट में सीखा हुआ है। भाई एक मोल, कोई आपका एटम है, उसका मोलर मास क्या होता है? एक एटम को मल्टीप्लाई कर दो अवोगाद्रो नंबर से, वो उसका मोलर मास कहलाता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। अगर कोई एक एटम का पूछे, एक, ये तो इतने इतने सारे एटम हो गए, इसको मल्टीप्लाई करेगा तब क्या बनेगा? एक मोल बनेगा मोलर मास का। पर एक एटम की बात करें तो इसको डिवाइड कर दो मोलर मास से, अवोगाद्रो नंबर को, तो एक एटम का मोल निकल के आ जाएगा। ये हमने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है, एक एटम का मास निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। मास ऑफ, मास यहां लिख दो आप, मास ऑफ वन एटम, मोल के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। ये अपन बात जानते हैं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा? यहाँ पर मैं आपको लिख के बता देता हूं, एक बार इसको मिटा दो ऊपर वाले को। देखो यहाँ पर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा? जैसे हम लिख सकते हैं इसको, डेंसिटी, डेंसिटी को रो से भी डिनोट करते हैं, याद रखना है ना, ये डेंसिटी है, जो आपकी डेंसिटी है वो रो से भी डिनोट करते हैं। वैसे फॉर्मूला क्या होता है? डी इज इक्वल टू एम बाई वी, ठीक है। मास रखेंगे अपन एक एटम, क्या मास रखेंगे? तो मास कैसे रखेंगे अपन? जेड, जेड क्या? रैंक ऑफ सेल, क्योंकि अपन देखो यहां पर अपन यूनिट सेल का क्या निकाल रहे हैं? डेंसिटी निकाल रहे हैं। अब जो यूनिट सेल ली गई ना, उससे इसको मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना। मान लो अपने फेस सेंटर ले रखा है, तो जो आपका डेंसिटी का डेंसिटी निकल के आएगी, उसको उसके रैंक से मल्टीप्लाई करोगे, तब जाके क्या होगा? उसका पर्टिकुलर डेंसिटी निकल के आएगी। तो इसलिए मैंने पहले जेड रखा हुआ, ठीक है। और आगे क्या रखेंगे? नीचे तो वॉल्यूम रहेगा, और आगे ये वाला क्या है? मोलर मास अपॉन अवोगाद्रो नंबर, ये फॉर्मूला होता है आपके डेंसिटी का। बात क्लियर है? वैसे क्या होता है? D इज इक्वल टू एम बाई वी, भाई वॉल्यूम तो अपनी जगह है ये ना, पर मास की बात करें, यहां पर मास किसकी हो रही है? एक एटम के मास की बात हो रही है, और एक एटम के मास का फॉर्मूला ये अपने लिखा हुआ है, उसको अपन ने यहां इनपुट कर दिया। बात क्लियर है? तो अपन ना एक एटम के रेस्पेक्ट में मास निकालते हैं, तो उसको उसकी रैंक से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब जाके डेंसिटी निकल के आ जाती है आपकी, किसकी? पर्टिकुलर एक यूनिट सेल की। मैं सारी यूनिट सेल की बात नहीं कर रहा, मैं पर्टिकुलर एक यूनिट सेल की बात कर रहा हूं। क्लियर है? ये इसमें फैक्टर होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला अपन को यूज करना है, इसके मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, तीन चार आपको दे भी दूंगा, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये अपना क्या हो गया? डेंसिटी ऑफ क्या हो गया? यूनिट सेल हो गया। यहां पर जेड क्या है? जेड आपका क्या? रैंक ऑफ सेल, बिल्कुल। और आपका जो मोलर मास है वो पर्टिकुलर एटम का है। अवोगाद्रो नंबर आप जानते हो, वॉल्यूम आप जानते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। पर्टिकुलर एटम जैसे आपको दे दिया, जैसे सोडियम दे दिया आपने 23, ठीक है ना। आपको सोडियम दे दिया, आपको Na, तो उसका कितना होता है? 23 होता है उसके, उसको तब देखो एक चीज समझना आप, मैंने बोला कि जो आपका सोडियम का मोलर मास होता है वो 23 ग्राम होता है। अब ये 23 ग्राम जो मोलर मास है ना सोडियम का, ये कितने का है? ये 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का है मोलर मास। बात आ रही समझ में? हमसे तो एक एटम का रखने के लिए कहा गया है,
तो जो उसका मोलर मास होगा उसको उसके एवोगाड्रो नंबर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो एक एटम का मास निकल के आ जाता है। वापस समझना मेरी बात को, यहां पर जो मोलर मास रखना है ना हमें, ये एक एटम का रखना है। एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का मोलर मास कितना होता है बताओ मुझे, मैग्नीशियम का मोलर मास कितना होता है? 24 पॉइंट समथिंग, 24 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना। मैग्नीशियम का मोलर मास कितना होता है? 24। हाँ, हाँ 24 होता है, 24 के आसपास, 24 पॉइंट समथिंग होता है, वो ध्यान नहीं मुझे अभी। तो ये एक मैग्नीशियम का है कि एक मोल मैग्नीशियम का है, बताओ मुझे। ये जो मोलर मास है, ये एक मैग्नीशियम का है कि एक मोल का है? एक मोल का है ना ये। हाँ देखो मैं आपको लिख के बताता हूं, जैसे मैंने बोला कि मैग्नीशियम का मास 24 ग्राम है, तो एक मैग्नीशियम का नहीं है, ये 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम का मास है 24। ये सबके लिए अप्लाई होता है, पर यहां पर जो हमको मास रखना है ना, वो एक मोल नहीं रखना, वो एक एटम का रखना है हमें। अब एक एटम का निकालना है मुझे, इस पे एक एटम का, उसको डिवाइड कर दो किससे, 6.023 इंटू 10, तो एक एटम का मास निकल जाएगा, निकल जाएगा ना एक एटम का मास, है ना। उसी को रखना है, तो एक एटम का रखना आपको यहाँ पर मास, इसलिए मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पर। मान लो आपसे पूछा इसका, जैसे आपसे पूछ लिया आप सिल्वर का बताओ, तो सिल्वर का जो मास होगा उसके उसके एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, तो एक एटम सिल्वर का मास निकल के आ जाएगा। तो क्योंकि आपको पता है भाई, अगर यूनिट सेल की बात करूं तो क्या उसमें एक मोल एटम आ सकते हैं क्या? इतने सारे एटम आ सकते हैं? 6.023 10⁻20, तो बहुत सारे एटम हो गए, कहाँ है, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए एक एटम का मास रखा जाता है डेंसिटी के अंदर। अब आया समझ में, बताओ मुझे, कोई दिक्कत? क्लियर है? ठीक है, तो ऐसे अपन को एक चीज करनी है। ठीक है, तो फिर आज अपन इतना ही करते हैं, फिर बाकी फिर कल करते हैं। कल मैं आपको न्यूमेरिकल भी करवा दूंगा इसके, इसकी रिकॉर्डिंग आपके उसमें अपने आप ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगी, आप उसको वापस देख सकते हो अगर कोई चीज टॉपिक आपको। ठीक है, तो फिर अपन कल मिलते हैं वापस से 8 बजे। क्लियर? ठीक है, चलो फिर, ओके बाय।